ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। यदि आपने कॉस्ट अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है योगेश वर्मा क्लासेस, जिसकी प्लेलिस्ट में आप यहाँ देख सकते हैं सीए और सीएमए इंटर का कॉस्ट अकाउंटिंग आ रहा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वीडियोज़ आ रहे हैं। हालांकि पूरा कोर्स नहीं है, बट यहाँ पर करीब करीब 3-4 चैप्टर्स डाले हुए हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन है, मटेरियल कॉस्टिंग भी है और कॉस्ट शीट भी है। तो मटेरियल कॉस्टिंग जो है उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में पता लगेगी। अभी जो हम पढ़ेंगे वो अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, उसकी वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो कॉस्ट अकाउंटेंसी, उसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और जिसका नाम है AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। नाम तो आपने सुना ही होगा, अभी नहीं तो पहले सुना होगा, बट सुना ज़रूर होगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है, मैंने सिर्फ एक पेज में इसको तैयार किया है, बस यही है, इतना ही है और कुछ नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज में कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जिससे कि हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और डेवलप करेंगे, और आज की क्लास में आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कंप्लीट करेंगे। दोस्तों AS2 जो है वो इन्वेंट्री की बात करता है, और इन्वेंट्री क्या होती है वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसे क्लियर नहीं करेंगे कि इन्वेंट्री का मतलब क्या है, तब तक आप उसकी वैल्यू कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्वेंट्री का वैल्यू जानना ज़रूरी है। टेक्निकल मीनिंग क्या है? इन्वेंट्री मीन्स एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर आप इस लाइन को गहराई से पढ़ेंगे तो इसमें कई बातें आपको क्लियर होगी। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, मीन्स कि इसके अलावा कुछ नहीं है, बस यही मीनिंग है कि पहली बात तो ये कि एक एसेट है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, आज से 1 या 2 क्लास पहले बताया था इंट्रोडक्शन में, कि एसेट का मतलब होता है कि जिससे आप फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कमा सकते हैं और जो आपके कंट्रोल में होते हैं। तो इन्वेंट्री भी एक तरह से जो है आपका एसेट हो गया, आपके कंट्रोल में है, उसको बेचकर आप पैसा कमा सकते हैं। ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि इसे आप बेचते हैं इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी जो आप बिजनेस कर रहे हैं आमतौर पे, उसी के दौरान जिस चीज़ को आप बेचते हैं उसे इन्वेंट्री बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि आपके पास कुछ फिक्स्ड एसेट्स पड़े हुए हैं, कुछ प्लांट एंड मशीनरी है, पुराने होने के बाद तो आप उसे भी स्क्रैप में निकालते हैं, बेचते हैं, पर वो आपका इन्वेंट्री नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप खरीद बेचने का काम नहीं कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चर करके उसको बेचने का काम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप बेचते हैं उसे इन्वेंट्री बोलते हैं। साथ ही में इसमें जो है वो सभी एसेट्स आते हैं जिन्हें आप प्रोडक्शन के लिए कंज्यूम करते हैं, वो सभी एसेट्स जिन्हें प्रोडक्शन के लिए कंज्यूम करते हैं या फिर सर्विस रेंडर देने के लिए कंज्यूम करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपका इन्वेंट्री में आती है। सर, सर्विसेज देने के लिए हम कैसे जो है एसेट्स का यूज़ कर सकते हैं? देखिए, बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ रिपेयर का काम होता है, और रिपेयर एक सर्विस है, बट उसमें अगर कुछ हम पार्ट वगैरह लगा लेते हैं, पेज पुर्जे, तो वो आपकी इन्वेंट्री हो गई कि भले आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसमें भी आपको कुछ ना कुछ एसेट्स की ज़रूरत है। आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, तो रिपेयर करने के लिए जिन औजारों का आप यूज़ करते हैं वो तो आपके फिक्स्ड एसेट होंगे, क्योंकि उनको यूज़ कर आप सर्विस दे रहे हैं। बट अगर आप कुछ चीज़ें कस्टमर के मोबाइल में लगाकर उसको दे रहे हैं, तो वो तो आपका इन्वेंट्री हो गया, आपका स्टॉक हो गया। तो इसका मतलब कि किसी को सर्विस देने के लिए भी आप उसका कंजम्पशन कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए भी आप उसका कंजम्पशन कर सकते हैं। तो यानी कि इसके 2 मतलब हो गए, जो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेच रहे हैं, या फिर जिसे आप कंज्यूम कर रहे हैं कोई सर्विसेज देने के लिए या फिर कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, जो प्रोडक्शन के बाद आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर रॉ मटेरियल, आप रॉ मटेरियल को खरीदते हैं पर रॉ मटेरियल को बेचते नहीं हैं, आप उससे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल जो है वो आपका कंजम्पशन के लिए यूज़ हो रहा है, कुछ ऐसा बनाने के लिए जिसे आप फिनिश प्रोडक्ट बोलेंगे, और उसके बाद आप उसे बेचेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि आपने रॉ मटेरियल पर काम तो कर दिया, पर अभी फिनिश प्रोडक्ट बनकर निकला नहीं है, तो वो भी जो है आपकी इन्वेंट्री है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है उस पर भी आप और सामान लगाएंगे, काम करेंगे, और फिनिश प्रोडक्ट की फॉर्म में बनाकर अभी नहीं तो बाद में उसे बेचेंगे। और आपका है पैकिंग मटेरियल। दोस्तों, ये पैकिंग मटेरियल जो है प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है, क्योंकि एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। आप कुछ भी सामान लाने जाते हैं, पार्ले जी का बिस्किट लाने जाते हैं, तो वो पार्ले जी का बिस्किट लूज बिस्किट्स नहीं आते हैं, उस बिस्किट के ऊपर कुछ ना कुछ एक कवर होता है ना।
थैली होती है या तो प्लास्टिक का होता है जिसे आप, या कागज़ का होता है जिसे आप फाड़ते हैं फिर अंदर पार्ले जी निकलता है, वो होती है प्राइमरी पैकिंग। और दूसरी होती है सेकेंडरी पैकिंग, यानी बहुत सारे पार्ले जी बिस्किट्स को आपने कार्टन्स में रखकर आगे भेजा, सेल करा, वो सेकेंडरी पैकिंग होती है। तो जो पहली वाली जो प्राइमरी पैकिंग आ रही है, जैसे दूध की थैली हो गई, जैसे पार्ले जी बिस्किट का जो है रैपर हो गया, या फिर लेज हो गए, अंकल चिप्स हो गए जो बोलते थे पहले आते थे, उनके रैपर्स हो गए, टॉफ़ी है, चॉकलेट है, उसके रैपर्स हो गए, वो प्राइमरी पैकिंग है, उसके बिना प्रोडक्ट को नहीं निकाल सकते, तो वो भी आपका जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है एक तरह से। तो ये अगर आपके रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, पैकिंग मटेरियल है, जो कि आप उसे कंज्यूम करेंगे फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो भी आपका इन्वेंट्री है। और अल्टीमेटली फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बाद जब उसको बेचेंगे वो भी आपका इन्वेंट्री है। और सर्विसेज अगर दे रहे हैं तो सर्विसेज आप सेल तो नहीं करेंगे, मतलब कुछ सामान तो नहीं देंगे, वो तो इंटेंजिबल होता है, बट सर्विसेज देने के लिए जो चीज़ें आप यूज़ करेंगे वो भी आपका इन्वेंट्री है। तो मुझे लगता है कि इस डेफिनेशन के बाद आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी कि एक्चुअली में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पर्सपेक्टिव से इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है। अगर ये आपको क्लियर है कि इन्वेंट्री क्या होती है, तो चलो देख लेते हैं कि इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करते हैं। हाउ टू वैल्यू इन्वेंट्री। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि सर हमने जो है 100 या 1000 kg जो है हमने सामान खरीदा 100 रुपये के हिसाब से पर kg, तो ये करीब मेरा आ गया 1 लाख रुपीज़। अब इसमें से जो है मैंने 80 kg जो है यूज़ कर लिया, तो मेरे पास 20 kg बचा होगा, राइट। और 20 kg का मतलब है 20,000 रुपीज़ का सामान मेरे पास बचा होगा। अगर मैं 1000 kg ला रहा हूँ और उसमें से मैं उसके बाद 500 kg और ला रहा हूँ, बट इस टाइम जो है मैं 50 रुपये पर kg के हिसाब से ला रहा हूँ, तो ये करीब करीब आपका हो गया, कितना हो गया 25,000 रुपीज़। अब इसमें से मैं कुछ इशू कर देता हूँ, लेट्स से मैं 50 यूनिट्स को इशू कर देता हूँ, तो आपके पास बचेंगे 1000 प्लस 500 1500 माइनस 50 1450 kgs या यूनिट्स। एक यूनिट 1 kg है, यहाँ पे जो यूनिट है वो kg है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी भी आप वैल्यूएशन बोलेंगे कि भैया हो सकता है अगर हम फीफो फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपने 11th 12th या फाउंडेशन में पढ़ा होगा कि जो पहले आया वो पहले गया, तो उस केस में हम मानेंगे कि इसमें से 50 किलो चले गया होगा, ये 500 किलो तो बचा ही होगा, और इसमें जो है 950 kg बच गया होगा। अगर हम वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हैं मेथड, तो डेफिनेटली आप बोलेंगे कि भैया 1000 kg जो है 100 रुपये पर आया, 500 kg 50 रुपये पर आया, दोनों का एवरेज ले लो, टोटल 1.25 लाख हो गया अमाउंट टर्म्स में, और टोटल 1500 किलो हो गया, तो पर kg क्या निकला। अब जब भी आप इशू करेंगे 50 यूनिट, तो वो आप इस पर इशू करेंगे और जो बचेगा वो भी इसी पर बचेगा, क्योंकि 1500 यूनिट की एक प्राइस आ गई है, उसी प्राइस पर निकल गया, उसी प्राइस पर क्लोजिंग क्वांटिटी बच गई। और ये सारी चीज़ें जो है आपने 11th 12th या फिर आपने CA फाउंडेशन में करी होगी। मैंने ये चीज़ें जो है कॉस्ट अकाउंटेंसी में भी कराई है, जो यूट्यूब पर जो है योगेश वर्मा क्लासेस चैनल है, योगेश वर्मा क्लासेस चैनल है, उसमें आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में फ्री में जो है काफ़ी सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने डाले हुए हैं। तो उसमें मटेरियल कॉस्टिंग पूरा है और वहाँ पर आपको ये डिटेल में जो है डिस्कशन आपको मिलेगा। पर कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी आपने अभी करा, ये तो आपने हिस्टोरिक कॉस्ट पर दिखाया, जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि अकाउंटिंग में आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो आप वो हिस्टोरिक कॉस्ट पे दिखाते हैं कि भैया इतने का ही होगा। बट असली में जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है प्रैक्टिकली, उसका मतलब ये है कि आप उस वैल्यू पर दिखाएं जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए, करेक्ट। अब मान लो कि ये 1450 kg जो है ये ख़राब है सारे के सारे, क्या आप बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है, जो भी आई है, जो भी कॉस्ट आई है वो है एक्चुअली में डिफेक्टिव है, इसमें कुछ निकलने वाला है नहीं, बिकेगा भी नहीं ठीक से। तो जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स हैं उनको एक तरह से जो है मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया ये, कि जो हम इन्वेंटरी बोल रहे हैं एक्चुअली में उसकी वो वैल्यू है नहीं, हम तो सिर्फ कॉस्ट पर दिखा रहे हैं जितने पे खरीदा था, पर आज उसकी वो वैल्यू नहीं है। इसी के लिए जो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लगाते हैं, जहाँ पर ICI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि जो आपके फिनिश गुड्स होंगे, जो आपके फिनिश गुड्स होंगे उसे आप वैल्यू करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसका मतलब ये कि जो आपने कॉस्ट कैलकुलेट करी वही, बट अगर उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि जो फ्यूचर में एस्टिमेटेड सेल प्राइस है
माइनस अगर फ्यूचर में आपको कुछ उसका खर्चा करना पड़ी बेचने के लिए, तो वो हो गया कि नेट आपको कितना मिल सकता है उससे। अगर वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू बहुत कम आ रही है तो इसका मतलब हम प्रूडेंस और कंजर्वेटिव का जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि भैया अगर एक्सपेक्टेड लॉसेस दिख रहे हैं तो उसे हम रिकॉग्नाइज करें, उसे हम दिखाएं। अगर हमारे पास प्रोबेबल गेन है तो उसे हम तभी दिखाएं जब एक्चुअली में रियलाइज हो जाए। ये आपने पढ़ा होगा बेसिक्स में। तो यहाँ पर जो है हम कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर है उसे लेते हैं ताकि जो है हम अपनी इन्वेंट्री को ओवर स्टेट ना कर दें, हम ज़्यादा ना दिखा दें। अगर फ्यूचर में वो कम की ही बिक सकती है तो हम उसे उस वैल्यू पर दिखाएं। जो आपका रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल है वहाँ पर आपका जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन आपका फिनिश गुड्स पर निर्भर करता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो आप उस रॉ मटेरियल को, उस पैकिंग मटेरियल को आप फिनिश प्रोडक्ट में लगाएंगे और उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट को बेचेंगे, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो फिनिश प्रोडक्ट से लिंक्ड है। भले ही रॉ मटेरियल की आज मार्केट में वैल्यू कम हो या ज़्यादा हो, बट हमारा अगर फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद वो अच्छा कैसे दाम में बिक सकता है तो मैं उसे क्यों कम पर रिकॉर्ड करूँ अपने रॉ मटेरियल को। तो इसीलिए जो है फिनिश गुड्स अल्टीमेटली हम बनाकर बेचते हैं। तो फिनिश गुड्स ही अगर कम है, उसका एनआरवी कम है, तो उसे हम एनआरवी पे रिकॉर्ड करते हैं और फिनिश गुड्स से ही हम डिटरमाइन करते हैं कि रॉ मटेरियल का भी क्या प्राइस होगा, क्या वैल्यूएशन होगी। रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल जो है दोस्तों वो फिनिश गुड्स की प्राइस पर निर्भर करते हैं। अगर फिनिश गुड्स को हम प्रॉफिट पे बेच सकते हैं, यानी कॉस्ट से ज़्यादा पर वो बिक सकते हैं, तो उस केस में हम रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि फिनिश प्रोडक्ट जो है अगर कॉस्ट से ज़्यादा पर बिक सकते हैं तो इसका मतलब फिनिश गुड्स भी जो है कॉस्ट पर वैल्यू होंगे। अगर कम पर बिक सकते हैं तब हम फिनिश गुड्स को जो है एनआरवी पर वैल्यू करते थे, है ना। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर फ्यूचर में कम पर बिकेगा तो हम फिनिश गुड्स को कम पर रिकॉर्ड करते हैं, बट अगर ज़्यादा पर बिक सकता है तो हम कॉस्ट पर ही रहने देते हैं। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर भी अगर फिनिश गुड्स जो हैं ज़्यादा पर बिक सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, तो रॉ मटेरियल को भी हम नहीं छेड़ेंगे, जितने पर खरीदा है उसी पर वैल्यू करेंगे। बट अगर हमारे जो फिनिश गुड्स हैं वो कॉस्ट से कम पर बिक सकते हैं या कम पर बिकेंगे, जैसा आपको लग रहा है एनआरवी कम आ गया, तो फिनिश गुड्स को तो आप एनआरवी पर वैल्यू करोगे, पर उसके जो रॉ मटेरियल है उस केस में उनको भी जो है रिप्लेसमेंट वैल्यू पर आपको जो है लाना पड़ेगा। हो सकता है कि जो चीज़ें आप बना रहे हैं उसकी मार्केट में प्राइस गिर गई हो, क्योंकि शायद रॉ मटेरियल की प्राइस गिर गई हो, या मार्केट में कुछ ऐसा कंपीटिटर आ गए हों जो कि इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रोडक्ट से जो है आपका बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं एट अ लो कॉस्ट। तो उस केस में जो आप इन्वेंट्री बना रहे हैं वो ज़्यादा में नहीं बिकेगी। और सिमिलरली जो आपका रॉ मटेरियल है उसे भी अब आपको देखना पड़ेगा कि ये आज जो है अगर हम इसे रिप्लेस करें मार्केट में तो वो कितने का पड़ेगा। हो सकता है उसकी प्राइस फॉल कर गई हो। तो अगर यहाँ पर दे रखा है अगर फिनिश गुड्स जो हैं वो कॉस्ट से कम पर जाएंगे तो उस केस में आप रॉ मटेरियल की रिप्लेसमेंट प्राइस या मार्केट वैल्यू जो है उसे रिप्लेस करने की, उस पर जो है रॉ मटेरियल को वैल्यू करेंगे। जितने भी यूनिट्स आ रहे हैं आपके उन यूनिट्स को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी इसकी मार्केट प्राइस है रॉ मटेरियल की, और उस पर जो है आप दिखाएंगे दो जगह। इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा मैं आपको बता दूँ, दो जगह। एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है जिसमें यहाँ पर आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, सेल्स दिखाते हैं, यहाँ परचेजेस दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक भी आता है ऊपर, थोड़ा ज़्यादा ऊपर लिख दिया, और ग्रॉस प्रॉफिट आता है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ जाता है और अल्टीमेटली जो है और एक्सपेंसेस डालते हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट आता है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक एक तो आपका पीएनएल में आता है, दूसरा आपका जो है बैलेंस शीट में यहाँ पर इन्वेंट्री जो होता है उसमें आता है। तो जब आप वैल्यू करेंगे कम पर तो आप यहाँ पर भी कम पर वैल्यू करेंगे और यहाँ पर भी वो जो है कम पर रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो उस केस में जो है डबल एंट्री आपका पूरा हो जाता है। इसी के साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों कि जो आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन है वो आप हर आइटम का करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि भैया ठीक है क्लोजिंग स्टॉक में 10 आइटम आ रहे हैं, अलग अलग आइटम है, 10 का टोटल कर लो और उस टोटल को जो है कंपेयर कर लो, इस 10 की कॉस्ट क्या है, 10 की एनआरवी क्या है। ऐसा नहीं करेंगे। 10 आइटम है तो आप उन हर आइटम का अलग अलग कॉस्ट एनआरवी कंपेयर करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अच्छा, हमारा जो AS2 है वो तो कंप्लीट हो गया, बट उसमें जो हमने कई कीवर्ड्स यूज़ करे हैं उसके ज़रा हमें मीनिंग जान लेनी चाहिए। जैसे कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। भाई जाहिर सी बात है कॉस्ट का मतलब जो है या मेथड्स टू फाइंड कॉस्ट है उसमें 3 मेथड गिवन है। एक है एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि आप खरीदते हैं सामान, उसमें हो सकता है कि आपने 1000 रुपये का आप खरीद रहे हैं जिसमें 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल गया हो, जिसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं,
तो आपको 900 का ही पड़ा। ये उसमें कुछ रीबेट मिल गई हो तो आपको 900 का पड़ा, 800 का पड़ा, जितने का भी पड़ा। तो जो आपकी एक्चुअल परचेज प्राइस है उसमें आप जीएसटी का कंपोनेंट भी जोड़ेंगे अगर उस जीएसटी का आपको क्रेडिट नहीं मिलना है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि आप सामान जो है खरीदते हैं, तो खरीदने पर आपने 1000 रुपये पे करा और साथ में 100 रुपये का आपने जीएसटी पे करा, तो टोटल आपने बिल में 1100 रुपये पे करे। पर इस सामान में जब वैल्यू एडिशन कर कर आप इसे 1200 का बेचेंगे तो आप जो है जीएसटी भी कलेक्ट करेंगे सामने वाले व्यक्ति से, और वो 120 का बनेगा, एस्टिमेटेड ले रहा हूँ। तो ये करीब हो गया 1320। तो आपने जो जीएसटी कलेक्ट करा, गवर्नमेंट कहती है कि उसमें से आप ये माइनस कर सकते हैं जो जीएसटी आपने पे करा है, और इस माइनस करने को हम क्रेडिट लेना बोलते हैं। ये मैंने आपको जो है जीएसटी की क्लासेस में डिटेल में सिखाया हुआ है। तो अगर आपको इसका क्रेडिट मिल सकता है, यानी कि ये अमाउंट आउटपुट जीएसटी पे करने के लिए यूज़ हो सकती है, तो उस केस में इसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। अगर इसका फ़ायदा मिल जाएगा तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। बट यदि आप ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसका आपको इनपुट अलाउड नहीं है, जिसके लिए आप मेरी जीएसटी की क्लासेस रेफर कर सकते हैं कि जीएसटी में किसका इनपुट होता है किसका नहीं, अकाउंटेंसी में तो आपको दे रखा होगा कि इसका इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस केस में जो है अगर इनपुट आपको नहीं मिलता है तो उस केस में जाहिर सी बात है वो आपका खर्चा लग गया और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, तो वो आप जो है परचेज प्राइस में जोड़ देंगे। अगर कुछ सामान लाने का खर्चा लगा है तो उसे हम फ्रेट इनवर्ड बोलते हैं, वो भी आप जोड़ेंगे। ये जो है आपका सिर्फ अभी रॉ मटेरियल हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो हमें फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट देखनी है और रॉ मटेरियल की भी देखनी है। तो रॉ मटेरियल की तो यहीं तक आ गई है। अब उसके बाद जब आप फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें आपका डायरेक्ट लेबर भी लगेगा, फैक्ट्री में जो खर्चे हो रहे हैं बनाने के वो भी लगेंगे, और अगर आप उस फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के दौरान कुछ कबाड़ वबाड़ निकल गया, स्क्रैप निकल गया, तो उस स्क्रैप को माइनस भी करोगे कि भैया इतना तो रिकवरी हो गई है, स्क्रैप से ख़राब निकला बट कूड़ा कबाड़ बेचकर इतना रिकवर हो गया, तो उससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी थोड़ी सी। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका जो है टोटल कॉस्ट पता लगेगी, जिस टोटल कॉस्ट में डेफिनेटली जैसे हम कॉस्टिंग में पर यूनिट निकालते हैं, सेम वैसा ही यहाँ पर मेथड गिवन है कि अगर आपको पर यूनिट निकालना है तो जो टोटल कॉस्ट है उसमें आप नॉर्मल लॉस की सेल वैल्यू माइनस कर देंगे। इसका एग्जाम्पल मैंने कराया हुआ है, वो मैं नीचे समझा दूंगा, कॉस्ट अकाउंटेंसी में भी कराया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटेंसी की है, अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है बट रेपिटेशन है। तो कॉन्सेप्ट एक है, यूज़ अनेक है। तो टोटल कॉस्ट माइनस अगर कुछ कूड़ा कबाड़ का वैल्यू निकलता है तो नेट टोटल कॉस्ट आ गई आपकी। सिमिलरली उसको डिवाइड कर देंगे जो यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, माइनस प्रोसेस के दौरान कुछ यूनिट्स तो वेस्ट हो ही जाती है जिसे हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं। तो आपको जो है पता लग जाएगा कि पर यूनिट कॉस्ट क्या है। इसका जो क्वेश्चन है वो हम नीचे करेंगे, बहुत डिटेल में है और आराम से आपको चीज़ें पता लगेगी। तो मेथड यही है, या तो आप एक्चुअल कॉस्ट निकालें या फिर आप जो उसकी रिटेल प्राइस है उसमें से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें, क्योंकि कई बार ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि एमआरपी पर बिकते हैं, रिटेल में बिकते हैं और उसकी कॉस्टिंग में भी एग्जैक्टली नहीं हो पाती, तो उसमें आप सीधा सेल प्राइस से जीपी माइनस करते हैं और आपको जो है कॉस्टिंग पता लग जाती है, एक्चुअल कॉस्ट इसकी यही होगी। और आखिरी है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, जिसमें कि कॉस्ट अकाउंटेंट जो है कैलकुलेट करता है, जो आपके कोर्स में दे नहीं रखा होगा, सिर्फ बताने के लिए दे रखा है, और देंगे तो हम कर देंगे। कॉस्टिंग आपने सभी ने पढ़ी होगी जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस करा है। अकाउंटिंग का जो पार्ट था, अकाउंटिंग का पार्ट सिर्फ इतना था जो हमने ऊपर डिस्कस करा कि इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है, उसे वैल्यू कैसे करते हैं, ये अकाउंटिंग का पार्ट है। उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो है तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट, बट फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कुछ रह ना जाए। नॉर्मल लॉस जो होता है दोस्तों वो एक्चुअली में ना गुड यूनिट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि आप 1000 लीटर जो है पेट्रोल मंगवाते हैं या कुछ ऐसा लिक्विड मंगाते हैं जो कि लाने में ख़राब हो सकता है या गिर सकता है, लॉस्ट हो सकता है। तो जब 1000 किलो आता है, 1000 लीटर आता है, तो उसमें से 10% जो है आपको पता है कि मेरे पास पहुंचेगा तो 900 लीटर ही, और ये नॉर्मल है। आप 2000 मंगाएंगे तो उसका जो है 10% लूज़ करना ही करना है, लाने के दौरान कुछ ना कुछ लॉस होना ही होना है। अब ये 1000 जो है आप 1 लाख रुपए का मंगवाते हैं, पहुंचेगा आपके पास 900 लीटर। तो यहाँ पर जो नॉर्मल लॉस हुआ वो गुड यूनिट एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी जो 100 लीटर का लॉस हुआ,
मैं ये मान लूँगा कि जो 1 लाख है मुझे 900 लीटर की ही कॉस्ट पड़ी, तो इसका मतलब जो मेरी गुड यूनिट्स हैं उसने पूरी 1 लाख की कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो मेरा पर यूनिट कॉस्ट निकलेगा वो 1 लाख डिवाइडेड बाय 900 निकलेगा। 100 डिवाइड बाय 900 निकलेगा। ये नहीं करूँगा मैं कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000 तो कॉस्ट आएगी 100 पर लीटर। अब क्योंकि 900 ही मेरे पास पहुंचा, मैं कहूँगा 90,000 जो है मेरी कॉस्ट आ रही है, 100 लीटर जो है 10,000 रुपीज़ का, वो मेरा वेस्ट हो गया। नॉर्मल जो वेस्टेज है जो होनी तय है उसे मैं इग्नोर कर देता हूँ। और ये करना ही होता है, ट्रेड प्रैक्टिस है, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा ऑर्डर करोगे तो कम पहुँचना ही पहुँचना है, कुछ तो नॉर्मली ख़राब होता ही होता है। आप अपने दिमाग में मानकर चलोगे कि जो 1 लाख रुपए लग रहे हैं वो 900 लीटर के लिए ही लग रहे हैं जो नॉर्मली मेरे पास पहुँचने वाली है। तो ये जो है आपकी पर यूनिट कॉस्ट आएगी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है आप कुछ नहीं करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट आपने अभी निकाल ली है, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट से जो भी यूनिट्स आपकी इन्वेंट्री में पड़ी हुई है। और अगर आपका कोई एबनॉर्मल लॉस है, यानी कि यहाँ पर 900 की जगह 800 लीटर ही आपके पास पहुँचता है, तो यानी कि 100 लीटर यहाँ पर जो है एबनॉर्मली वेस्ट हो गया, आमतौर पर नहीं होता, तो उस केस में आप इस 100 लीटर को मानेंगे कि हाँ ये मेरा एक्स्ट्रा खर्चा लगा है, इस खर्चे को आप रिकॉग्नाइज करेंगे। जितना भी हुआ मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि पर यूनिट कॉस्ट हमेशा ही ऐसे ही निकलती है नॉर्मल सर्कमस्टेंस में जैसे हमने भी निकाली है, चाहे कुछ भी हो, एबनॉर्मल गेन हो, लॉस हो, कुछ भी हो जाए, कॉस्टिंग में सब डिटेल में किया है, आपका पर यूनिट हमेशा ऐसे ही निकलेगा जैसे हमने डिस्कस किया है। अब बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट की। ये भी कॉस्टिंग का पार्ट है, अकाउंटेंसी में नहीं करवाना चाहिए, बट अगर आपने कॉस्टिंग नहीं पढ़ा है इसके लिए यहाँ पर इसका जो है थोड़ा थोड़ा पोर्शन डाला हुआ है। कॉस्टिंग करेंगे तो आपको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आप सिर्फ पहला पैराग्राफ देखेंगे, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट भी हमें जोड़नी होती है। अगर हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, कॉस्ट निकालेंगे फिर तो एनआरवी से कंपेयर करेंगे ना, तो अगर हम कॉस्ट निकाल रहे हैं तो उसमें फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो गए या वेरिएबल ओवरहेड हो गए, सभी हम जोड़ेंगे। होता क्या है कि फिक्स्ड ओवरहेड की हम एक एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेते हैं, और उसका निकालने का तरीका यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल और बजटेड प्रोडक्शन विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। इसका मतलब ये जनरली तो हम बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन करते हैं और यही होना चाहिए, बट अगर आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई तो उस केस में आप जो है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड को आप एक्चुअल से जो है डिवाइड करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग का पार्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, और एग्जैक्टनेस लाने के लिए आप एक्चुअल कॉस्ट से डिवाइड करेंगे ताकि जो भी पर यूनिट आए वो अल्टीमेटली जो है एक्चुअल जितनी यूनिट्स बनी है उसमें बट जाए। करेक्ट? तो इसीलिए करना तो बजटेड से ही है, बट अगर आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई तो आप उससे डिवाइड करेंगे ताकि पर यूनिट जो है जितना भी आए वो सभी एक्चुअल क्वांटिटीज़ में आप बांटो तो सारी फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ जाए। तो ये जो है यहाँ पर मेथड फॉलो किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं, बेचने के खर्चे, जो एडमिन में ऑफिस आपका मैनेजिंग डायरेक्टर बैठा हुआ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की टीम बैठी हुई है, एचआर बैठा है, उनकी भी सैलरी जा रही होगी, पर उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वो सारे के सारे बिलो द आइटम आपके जो है एक्सपेंसेस हैं, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप माइनस करते हैं सारे खर्चे, वो हैं जिसे हम कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। इन्वेंट्री बनाने में इनका कोई रोल नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस कोई रोल नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कॉस्ट कैसे निकलेगी ये तो हमने डिटेल में जान लिया, अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकलती है वो भी ज़रा जान लेते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक चीज़ को 31 मार्च को मान लेते हैं 2021 में, देख रहे हैं इसकी कॉस्ट एंड एनआरवी कंपेयर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ये कब बिक सकता है। अगर ये मान लेते हैं 7 अप्रैल को बिक सकता है ये पर्टिकुलर आइटम, तो आप देखेंगे 7 अप्रैल को इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए या क्या कितने में बिकेगा ये, वो आपकी आ जाएगी एस्टिमेटेड सेल वैल्यू। और इस दौरान आपको बेचने के लिए क्या कुछ खर्चा करना पड़ेगा क्या, तो वो आप जब माइनस करेंगे तो नेट आपको जो है रियलाइजेबल वैल्यूज़ की मिल जाएगी। ये जो भी आप एस्टिमेशन लगाएं कि भैया मैं इसको बेचूंगा प्रोडक्ट को बाद में तो इतने में बिकेगा, वो थोड़ा सा आप रियलिस्टिक बेसिस पर लगाएंगे, फैक्ट्स के बेस पर लगाएंगे। जैसे मार्केट में रेट चल रही है इसकी, तो उसके बेसिस आपके पास होने चाहिए। ये नहीं आप कुछ भी बोल दें ये तो मेरा इतने में बिकेगा, उसका पीछे एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर चेक करता है कि आप जो एनआरवी बोल रहे हैं ये एनआरवी किस बेसिस पर बोल रहे हैं, राइट। तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च की, पीएनएल बनाएंगे, तो आप सही वैल्यूएशन वहाँ पर दिखाएंगे। सिमिलरली जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस, वहाँ भी एनआरवी का कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट और एनआरवी
सिर्फ रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल के लिए हमने देखा था कि वो फिक्स्ड कॉस्ट पे डिपेंड करता है, बट वर्क इन प्रोग्रेस जो हो सकता है कि आपका सेमी फिनिश गुड्स हैं, थोड़े से बन चुके हैं, वहाँ भी जो है एनआरवी आप जब कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में आप एस्टिमेटेड जो सेल वैल्यू है उसमें से पहले आप माइनस कर लें जो एस्टिमेटेड कॉस्ट लगने वाली है वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर फिनिश गुड्स को पूरा बनने के लिए। आधे बन गए, 70% बन गए, तो 30% और लगनी है ना कॉस्ट। वो जैसे ही आप माइनस करेंगे सेल वैल्यू से तो आपको वर्क इन प्रोग्रेस की जो है एक तरह से सेल वैल्यू पता लग जाएगी, और उसमें से आप एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस भी आप माइनस कर सकते हैं जो बेचने का खर्चा है, तो आपको वर्क इन प्रोग्रेस की नेट रियलाइजेबल वैल्यू पता लगेगी। मतलब फिनिश प्रोडक्ट का तो बहुत सिंपल है, जो भी वो बिकने वाला है बने बनाए रेडी है, जितने में बिक सकते हैं फ्यूचर में, माइनस जो खर्चा लगेगा बेचने के लिए। बट वर्क इन प्रोग्रेस में आपको पहले माइनस करना पड़ेगा कि भैया जो सेल वैल्यू है एस्टिमेटेड सेल वैल्यू वो तो आपकी फिनिश प्रोडक्ट की सेल वैल्यू है, बट वर्क इन प्रोग्रेस पूरे तैयार नहीं हुए हैं, तो उस सेल वैल्यू में से पहले आपको माइनस करना पड़ेगा जो खर्चा लग सकता है वर्क इन प्रोग्रेस को अभी फिनिश गुड्स बनाने के लिए। फिर जो वैल्यू आएगी वो उनकी आएगी जितने आपके बन के तैयार हैं, जितना परसेंटेज वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट है उसकी सेल वैल्यू आ जाएगी एस्टिमेटेड डेफिनेटली। अब उसमें से अगर आप सेलिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं एस्टिमेटेड, तो आपके पास एग्जैक्टली जो है विप की जो है वर्क इन प्रोग्रेस की जो है एनआरवी आ जाएगी। अच्छा, जनरली मैं आपको बता दूं कि जो इन्वेंट्री में अगर कभी क्वेश्चन में गिवन है कि ये डिफेक्टिव इन्वेंट्री है, तो वहाँ आप एज्यूम कर सकते हैं कि डिफेक्टिव होगी तो उसकी वैल्यू कम ही होगी, वो कम में रियलाइज होगा, और उस केस में जो है आप एनआरवी पर उसको वैल्यू कर सकते हैं। अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, उसकी कॉस्ट गिवन नहीं है, ऐसा कुछ है ना, अगर डिफेक्टिव है तो इसका मतलब डेफिनेटली जो कॉस्ट आपकी लगी अगर वो डिफेक्टिव हो गए तो वो रिकवरी कहाँ देकर जाएंगे आपको, तो उस केस में आप एनआरवी ले सकते हैं। मतलब एनआरवी जो होगा उसका जनरली लोअर ही होगा, ये मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ऐसा होगा। एग्जैक्ट क्या होगा वो तो क्वेश्चन पढ़कर समझ में आएगा। तो इसी के साथ जो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है कंप्लीट हो गया है। अब जो है इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल से हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 आ रहा है जिसमें ए लिमिटेड जो है उसके 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक्स वाई और जेड। 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। एक्सेल शीट आती है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आइडेंटिकली नेचर में नहीं है, सभी भिन्न भिन्न प्रोडक्ट्स हैं। इस डेटा के बेस पर आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है। ये इसकी कॉस्ट दे रखी है तीनों आइटम्स की, एस्टिमेटेड सेल वैल्यू दे रखी है और एस्टिमेटेड सेल्स एक्सपेंसेस दे रखे हैं। बेचने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या मैं कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करने के लिए एनआरवी निकाल सकता हूँ क्या? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एस्टिमेटेड सेल में से अगर मैं एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस माइनस करूँ तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ कि भैया इतने में मेरा बिकेगा बट बेचने के लिए कुछ खर्चा हो सकता है, माइनस कर लूँ तो एनआरवी आ जाएगी। और यहाँ भी सिमिलरली मैं करूँ तो एनआरवी आ जाएगी। तो एनआरवी मेरे पास आ गई है। अगर मैं उसको कॉस्ट से कंपेयर करूँ 50 लाख या 30 लाख, जो भी लोअर होगा उस पर मैं इन्वेंट्री को वैल्यू करूँगा। यहाँ तो बराबर ही आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा एनआरवी आ रही है तो कॉस्ट पर वैल्यू कर लूँगा। तो इस प्रकार जो है 70 लाख जो है मेरे पूरे इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई है। तो बहुत ही आसान एग्जाम्पल था ये, शायद आपने फाउंडेशन में या 11-12 में कभी ना कभी ट्राई किया होगा और जैसे ये फाउंडेशन में है ये। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 जो सिंपल कॉस्टिंग का जो है, कॉस्टिंग का भी बहुत ही मटेरियल कॉस्टिंग का भी एक माइन्यूट सा एग्जाम्पल है, छोटा सा। एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें आप 5000 मीट्रिक टन इनपुट डालते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो नॉर्मली जो है 5% वेस्ट हो जाता है। हालांकि इस केस में जो है आपका जो केस है उसमें 300 मीट्रिक टन वेस्ट हुआ। 1 मीट्रिक टन की जो कॉस्ट है वो 1000 रुपये आती है। आपको जो है इन्वेंट्री की वैल्यू बतानी है। तो अगर आप देखें कि 5000 मीट्रिक टन आपने खरीदा तो मल्टीप्लाई करें 1000 रुपये पर मीट्रिक टन से, तो करीब करीब आपका आएगा 50 लाख रुपीज़। ये आपके खर्चा लगा, बट 5% नॉर्मली वेस्ट हो जाता है, मुझे पता है। तो 5000 का 5% कितना होता है? 250 होता है। तो 250 माइनस कर लीजिए कि भैया ये तो नॉर्मली वेस्ट होना तय है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा 50 लाख लगा ये मेरा 4750 मीट्रिक टन के लिए लगा होगा। उस हिसाब से 1 मीट्रिक टन की नॉर्मली जो कॉस्ट आनी चाहिए वो 1053 आनी चाहिए। तो ये मैंने नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पर यूनिट या पर मीट्रिक टन इस केस में हमने कॉस्ट निकाल ली है। अब जो यूनिट्स मेरे पास बचे, 5000 में से 300 वेस्ट हो गए, तो मेरे पास 4700 मीट्रिक टन बचे क्लोजिंग इन्वेंट्री में। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 4700 मल्टीप्लाई बाय 1053। तो ये जो है 49,49,100 ऐसे ही कुछ आएगा। मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है, अभी जब नोट्स बनाए थे तो यही आना चाहिए। आप दोबारा वेरीफाई कर लेना। तो ये आपकी स्टॉक की वैल्यू आ गई। और जो 300 मीट्रिक टन वेस्ट हो गए उसमें से 250 तो नॉर्मली होने ही थे, बट 50 आपके एक्स्ट्रा हो गए, तो ये 50 आपका एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा।
कि नॉर्मल से ज़्यादा हो गया। नॉर्मल तो मैं मान के चलता हूँ ये तो होना ही है, और उसे मैं ट्रीट ही नहीं करता। मैं मान के चलता हूँ कि जो भी मेरा टोटल कॉस्ट लगा वो मेरा नॉर्मल वेस्टेज होने के बाद जो यूनिट्स बचे उन्हीं के हिसाब से लगा होगा, और उसके बेस पर ही मैं हमेशा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में पर यूनिट निकालता हूँ। पर एक्चुअली में तो लॉस ज़्यादा या कम हो सकता है, तो अगर ज़्यादा है उस केस में आपका एबनॉर्मल लॉस आएगा, और अगर कम है तो एबनॉर्मल गेन आएगा। दोनों ही केसेस में आप सेम पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो आपने नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में निकाला है, और आपको जो है एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू पता लग जाएगी, जो डेफिनेटली आपके P&L में चली जाएगी। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने देखे। अब लास्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, जिसके बाद आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नोट से कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी मटेरियल जो है वो करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि पहले नोट से पूरा कर लेंगे, फिर स्टडी मटेरियल से कर लेंगे। ऐसे कर कर जो है आपके ऑलमोस्ट जो है मैं एक एक सेशन में एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कराऊंगा, या 2-2 सेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कराऊंगा, जो आपके गिनती के 5-6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ज़्यादा नहीं है। बाकी हम जो है चैप्टर के साथ करेंगे, और एक एक चैप्टर जो है मैं स्टार्ट करूँगा। जैसे छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, बोनस इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसमें करना कुछ नहीं है, एंट्रियाँ पास करना है। एंट्री पास करनी आती है ना, वो पास करनी है। प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा, रिडीम करेंगे तो क्या होगा, बोनस इशू करेंगे तो एंट्री क्या होगी, रिकॉर्डिंग कैसे होगी, प्रेजेंटेशन कैसे होगी। अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग द डेटा, है ना। जैसे मैंने बताया कि घर में तो आप कैसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट बाहर वालों के लिए, सब लोगों के लिए जिसको मान्यता मिली है, जिसको लोग समझ पाएँ, जिस पे सीए साइन कर पाएँ, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके बने हो, उसका एक अच्छा फॉर्मेट होना चाहिए, उसका एक अच्छा तरीका होना चाहिए, उसका एक डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होना चाहिए, एक्रूअल सिस्टम होना चाहिए, जैसा पूरे वर्ल्ड में लगभग सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उसकी जो है मान्यता ज़्यादा रहेगी, जिस बेसिस पर आपके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को उसे समझने में आसानी रहेगी। तो हम वो सारी चीज़ें भी डिटेल में जानेंगे। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल जो कहता है ABC लिमिटेड ने 15,000 किलो कुछ मटेरियल ऑर्डर करा, और एक मटेरियल जो है, एक यूनिट जो है उसका 100 पर यूनिट का प्राइस है, या 100 पर केजी कर लेना, एक ही बात है। यहाँ पर जो यूनिट्स है वो केजीज में है। परचेज प्राइस में जो है GST आ रहा था 5 रुपये पर केजी का, जिसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। आपने कुछ फ्रेट भी इनकट करे 1 लाख रुपए के, तो ये भी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, और 4% आपका नॉर्मली वेस्ट हो ही जाता है। तो भले आप 15,000 केजी जो है ऑर्डर करें, 4% कम ही पहुंचेगा, 96% ही पहुंचेगा, और ये मानकर ही आप जो है पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, जिस पे आप रिकॉर्डिंग करेंगे। एंटरप्राइज को एक्चुअली जो है 14,000 केजी रिसीव होता है, और उसमें से वो 10,000 केजी जो है यूज़ कर लेते हैं। आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है। अच्छा, आई थिंक इन्वेंट्री की कॉस्ट मैंने नहीं निकाली, क्योंकि अगर 10,000 कंज्यूम कर लिया है तो 4,000 ही इन्वेंट्री में बचा होगा, 4,000 ही इन्वेंट्री में बचा होगा, तो वो मैं निकाल दूंगा, यहाँ पर आपको करके दिखा देंगे। परचेज प्राइस जो लगे आपके 15,000 केजी के 100 रुपये के हिसाब से 15 लाख रुपए लगे। अब इसमें जो GST एडेड है उसका क्रेडिट आपको बेनिफिट उसका मिल सकता है, तो वो आप हटाएंगे कि भैया ये तो मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा, तो माइनस कर लेंगे। फ्रेट इनवर्ट जो है उसे आप ऐड करेंगे, तो करीब करीब आप देख सकते हैं 15 लाख प्लस 1 लाख 16 लाख, और 16 लाख में से माइनस करेंगे आप 75,000, तो करीब आएगा 15,25,000। करेक्ट कर लेना इसको, 15,25,000 ये माइनस हो गया है प्लस की जगह पर, यानी कि परचेज प्राइस में फ्रेट भी जोड़ा, पर GST का जो क्रेडिट मिल सकता है वो माइनस कर लिया। तो 15 लाख प्लस 1 लाख 16 लाख माइनस 75,000, तो आ गया 15,25,000। 15.25 जो है उसे आप डिवाइड कर देंगे, जो नॉर्मली आपके पास यूनिट्स आनी थी, तो 15,000 नहीं आनी थी, उसका 96% ही आनी थी। अगर मैं यहाँ कैलसी ओपन करूँ, पहले 15,000 का कर लेते हैं 96%, 0.96, तो ये है 14,400, तो ये आपका हो गया 15,25,000 डिवाइडेड बाय 14,400, तो आपका करीब 105.9 आ गया। 105.9 जो है पर यूनिट आपका प्राइस आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ 109.5 पॉइंट में आ सकता है आपका रेट जो है वो पॉइंट में आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 डेसिमल पॉइंट तक आप लिख सकते हैं, पर केजी आपका प्राइस आ गया। अब क्योंकि आपके पास 4,000 किलो बचे हैं, तो इसको अगर आप 4,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री का प्राइस आ जाएगा। तो करीब करीब जो है 4,23,621 आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री का प्राइस आएगा। ये लिखना रह गया होगा, मैं लिखकर जो है अपलोड कर दूंगा।
बाकी जो इन्वेंटरी के वैल्यूएशन मेथड हैं, फीफो, वेटेड एवरेज, वो तो हम सीए फाउंडेशन में कर आए हैं और मैंने कॉस्ट अकाउंटेंसी में भी इसको पूरा कराया है, जो आप यूट्यूब पर योगेश वर्मा क्लासेस चैनल पर देख सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री इन द प्लेलिस्ट कॉलम। तो इसी के साथ आपका जो है इन्वेंटरी वैल्यूएशन पूरा हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे, शायद गवर्नमेंट ग्रांट करेंगे, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, वो क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो हम अपने कॉन्सेप्ट जो है 5-6 एयर्स कर लेंगे पहले, जो आपके कोर्स में है, और फिर अल्टीमेटली जो है आपका जो चैप्टर्स हैं बहुत सारे, वो हम स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, प्रेजेंट कैसे करना है, बस 2 ही चीज़ें करनी है पूरे अकाउंटेंसी में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। जिसको पूरा कॉन्सेप्ट पता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ का कहाँ इम्पैक्ट जा सकता है, उसको कैसे यूज़र्स को प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। उसके लिए तो बस आंख बंद करके है, कुछ भी नहीं है उसके लिए, तो प्लस माइनस है उसके लिए। हाँ, बट जिसके वो फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, 11th-12th में एंट्रियाँ रटी हुई है, या ऐसे करना होता है, ऐसे ही दिखाना होता है, यही नहीं पता कि अकाउंटिंग कोई लॉ नहीं है, इससे अलग तरीके से भी प्रेजेंट करा जा सकता है, हम ऐसे क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका कुछ कारण तो है, वो क्लियर नहीं है, तो उस केस में प्रॉब्लम रहेगी। तो आप बेसिक को दोबारा अटेंड करें, बेसिक क्लास को, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें कि फंडामेंटल्स क्लियर हैं, रटने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डिंग करना है। डेबिट और क्रेडिट इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि एक चीज़ के 2 इम्पैक्ट होते हैं, और उसमें एक चीज़ का नाम डेबिट रख दिया, दूसरे का क्रेडिट रख दिया। किसने रख दिया? पहले किसी ने रखा जिसने ये सिस्टम डिज़ाइन करा था, जो आज पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। आप चाहें तो डेबिट को क्रेडिट बोल सकते हैं और क्रेडिट को डेबिट बोल सकते हैं, बट वो आप अपने लिए बोल सकते हैं, अपने लिए उल्टी एंट्रियाँ कर सकते हैं, जैसा मर्जी आप अकाउंटिंग सिस्टम डिज़ाइन करके खुद के लिए एंट्री कर सकते हैं। बट जहाँ हम स्टेक होल्डर्स को दिखाते हैं, जब सामने लोग जाएंगे उनको दिखाएंगे, तो वो आपके सिस्टम को नहीं पढ़ पाएंगे, वो वही पढ़ पाएंगे जो जनरली फॉलो किया जाता है। और जो जनरली फॉलो किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम, उसमें किस चीज़ को डेबिट और किसको क्रेडिट बोलते हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। बढ़ने पर क्या होता है, कम होने पर क्या होता है, कैसे एंट्री पास करते हैं, और 2 इम्पैक्ट कैसे आते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। अगर वो कॉन्सेप्ट आता है तो आप कोई भी एंट्री पास कर सकते हैं। और अगर आपको पता है उस एंट्री का अल्टीमेट इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, कि अल्टीमेटली जो लेजर है, जो उसका बैलेंस है, या तो वो P&L में जाएगा या वो कैरी डाउन होकर बैलेंस शीट में रहेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड बाय बाय।